हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th का कॉमर्स और आर्ट सेक्शन के लिए जो इकोनॉमिक्स का पेपर है उसके लिए आज हम एक मॉडल पेपर लेके आए हैं। इस पेपर को हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ साथ में सोल्व करेंगे। ये पेपर जो आता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें एक एक नंबर के 10 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में बी पार्ट जो है उसमें 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद में तीसरे पार्ट में 9 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है। और लास्ट जो सेक्शन डी आता है उसमें हमको 3 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिक्स गिव्स वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। दूसरा हमारा है, व्हाट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एमओसी सीमांत अवसर लागत क्या होती है? तो देखिए, जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है तो दूसरी वस्तु की जो मात्रा में कमी करनी पड़ती है। एक जो गुड्स हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे की क्वांटिटी जितनी कम की जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। तो दूसरे की क्वांटिटी जो कम कर रहे हैं, दूसरी वस्तु की मात्रा में जो कमी की जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीसरा हमारा है, राइट द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। आगम, आगम का अर्थ क्या होता है ये हमको बताना है। तो देखिए, रेवेन्यू आगम का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु उसको बेचने से, सेल करने से जो भी इनकम रिसीव होती है, वस्तु को बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसी को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज मेंट बाय मार्जिनल प्रोडक्शन। सीमांत उत्पादन क्या होता है ये हमको बताना है। तो देखिए, मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम वेरिएबल फैक्टर की एक एडिशनल यूनिट को यूज करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन में जो भी चेंज आता है, साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल इकोनॉमिक एनालिसिस। आंशिक आर्थिक विश्लेषण क्या होता है ये हमको पूछा हुआ है। ठीक है, आंशिक या पार्शियल की जब हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं केवल एक सिंगल वेरिएबल को लेके ही हम उसकी स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि किसी वस्तु की मांग पर कीमत का क्या प्रभाव पड़ा है, तो मांग पर हमने किसका प्रभाव देखा, केवल सिंगल फैक्टर का। तो केवल एक ही तत्व का अगर हम प्रभाव देखें और अन्य तत्वों को स्थिर मान लेते हैं, जो अदर फैक्टर्स अगर उनको कांस्टेंट मान ले, तो ऐसा जो विश्लेषण उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल इकोनॉमिक एनालिसिस, आंशिक आर्थिक विश्लेषण। नेक्स्ट हमारा है, राइट एनी राइट नेम ऑफ टू कैपिटल गुड्स, के हमें कोई दो पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण देने हैं। तो देखिए, कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुओं में जैसे मशीनरी आ गई है या कोई बिल्डिंग है जैसे, तो हमको कोई दो एग्जांपल देने हैं कैपिटल गुड्स के। उसके बाद में है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी वस्तु की अधिमांग क्या होती है ये हमको दर्शाना है। ठीक है, एक्सेस डिमांड, अधिमांग की जो स्थिति है वो क्या होती है, तो जब किसी वस्तु की जो मांग है, मार्केट डिमांड, अगर वो ज्यादा होती है मार्केट सप्लाई के कंपैरिजन में, जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से ज्यादा होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, एक्सेस डिमांड कहा जाता है, अधिमांग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, एट व्हाट इज मीन्ट बाय प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। दोहरे गणना की समस्या क्या होती है? तो देखिए, जब नेशनल इनकम, राष्ट्रीय की गणना की जाती है तो उसमें जब एक ही प्रोडक्ट का मूल्य, एक ही वस्तु का मूल्य एक से ज्यादा बार शामिल हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल काउंटिंग। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्तिगत खर्च योग्य आय क्या होती हैं, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, व्यक्तिगत खर्च योग्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है कि जो पर्सनल इनकम में जो व्यक्तिगत आय है उसमें से प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने के बाद में जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे कि इनकम टैक्स है, आयकर है, ये देने के बाद में जो आय बचती है उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत खर्च योग्य आय। अंतिम क्वेश्चन हमारा ए पार्ट का है, गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर।
कि सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है सरकार, ठीक है, तो उसके हमको कोई दो एग्जाम्पल देने हैं। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ऐसा खर्चा जिससे क्या होता है, कोई एसेट जो है वो क्रिएट होती हैं। जैसे सरकार ने बांध बनाने के जो खर्चा कर दिया, तो ये एक तरह से क्या है, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यहाँ सरकार ने किसी कंपनी को परचेज कर लिया, किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, तो इस प्रकार का जो खर्चा है उसको हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दी, स्कूल की बिल्डिंग बना दी, तो इस प्रकार के खर्चों को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा हमारा है पार्ट बी। इसमें 8 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 16 मार्क्स का हमारा बी पार्ट होगा। देखिए 11th क्वेश्चन जो हमारा है, मेंशन एनी टू डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, कि जो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और वास्तविक जो विश्लेषण है उनके बीच में हमको, आर्थिक विश्लेषण है उनके बीच में हमको डिफरेंस करना है। तो देखिए पॉजिटिव जो है वास्तविक अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, कि जो वास्तविक स्थिति होती है उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, पॉजिटिव में, ठीक है, व्हाट इज, की अभी क्या है, उस स्थिति का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है, पॉजिटिव में। जबकि नॉर्मेटिव में किसका अध्ययन करते हैं, क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, नॉर्मेटिव में। इसी तरीके से पॉजिटिव जो है इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं करते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव हम क्या करते हैं, मूल्य निर्धारण, जो मूल्य निर्णय, जो वैल्यू जजमेंट है वो किया जाता है। मतलब अच्छे बुरे की बात हम किस में करेंगे, नॉर्मेटिव में, और एक्चुअल कंडीशन होती है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में। नेक्स्ट हमारा है ड्रॉ एंड मार्केट डिमांड कर्व, बाजार मांग वक्र हमको बनाना है। तो देखिए बाजार मांग वक्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले व्यक्तिगत मांग वक्र बना लेंगे, जैसे ये ए व्यक्ति का है, ये बी व्यक्ति या बी उपभोक्ता का है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व ए प्लस बी, दोनों की जो कुल मांग है, ठीक है, इसको हम बाजार मांग कहेंगे। फिर उसके बाद में है गिव एनी टू सोर्सेज ऑफ अराइजिंग मोनोपोली पावर, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो एकाधिकार शक्ति हैं, एकाधिकार की स्थिति क्यों उत्पन्न हो सकती है उसके कारण दीजिए। तो देखिए जो मोनोपोली पावर क्यों हो सकता है, कि जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, उस पर अगर किसी एक जने का अधिकार है, मोनोपोली की कंडीशन हो सकती है। या फिर हो सकता है किसी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए सरकार ने जो लाइसेंस दिया है, पेटेंट दिया है, अगर किसी एक फर्म या उद्योग को ही दे देती हैं, तो इसी कंडीशन में अर्थव्यवस्था में क्या हो सकता है, मोनोपोली पावर हो सकता है, एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है मेंशन एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, कि राष्ट्रीय आय गणना करने की जो वे विधि हैं उसके हमें कोई दो तत्व बनाने हैं। तो देखिए जब राष्ट्रीय आय की गणना एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम को हम एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि से कैलकुलेट करते, गणना करते हैं, तो उसमें जो एक्सपेंडिचर है क्लासिफाई, उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमको यहाँ पे 2 पूछा हुआ है, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय सी, और दूसरा हो जाएगा हमारा निवेश व्यय, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई। तो हमको 2 पूछे हुए हैं, बाकी इसके अलावा जैसे सरकारी व्यय जी, तीसरा ये भी हो सकता है, और चौथा शुद्ध निर्यात व्यय, नेट एक्सपोर्ट जो है वो 4 होते हैं, उनमें से हमको किसी 2 के बारे में ही यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हमारा है गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल इनकम, कि जो राष्ट्रीय आय है उसकी हमें कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। तो देखिए राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनमें से हमको कोई भी 2 लिखनी है, कि जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, वो किसी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसकी जो गणना है वो 1 ईयर, 1 साल में की जाती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उनका मूल्य सम्मिलित करते हैं, बाजार कीमत, जो मार्केट प्राइस होती हैं, उन पर इनकी गणना की जाती है। तो इनमें से हमको कोई भी 2 विशेषताएं लिखनी है। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन ब्रीफली कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC। तो देखिए
पूंजी की सीमांत क्षमता, सीमांत कार्यकुशलता क्या होती है, उसे हमको समझाना है संक्षेप में। तो देखिए, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होती है कि जो कैपिटल है उसकी एक एडिशनल यूनिट की पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई का निवेश किया जाता है तो उससे भविष्य में कितना प्रतिफल मिल सकता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितना मिल सकता है, उसकी रेट को हम कहते हैं MEC कहते हैं। और कोई भी उत्पादक प्रोड्यूसर है या इन्वेस्टर जो है निवेशक, वो क्या करता है, अपना जो डिसीजन लेता है, निर्णय, वो किसके आधार पर लेता है, MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वो कंपैरिजन करता है, दोनों की तुलना करता है। अगर MEC रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो वो वहाँ पर उसको निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना एक तरह से उसके लिए क्या होता है, फेवरेबल होता है, लाभदायक होता है। और MEC कर्व जो हमारा है वह कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, इस तरीके से। तो शॉर्ट में लिखना है क्योंकि ये 2 नंबर के हैं। उसके बाद में व्हाट इज मेंट बाय जेंडर बजटिंग, कि जो लैंगिक बजट होता है वो क्या होता है। तो कि जेंडिंग बजटिंग का मतलब क्या हो गया, जेंडर बजटिंग में क्या होता है कि सरकार क्या करती है, जेंडर के हिसाब से अलग अलग जो मदें होती हैं उनके ऊपर वो एक्सपेंडिचर करती हैं, लेकिन उसमें जेंडर के बेसिस पर, जैसे बच्चों के विकास के लिए हो गया, या महिलाओं, भारत में अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए विकास के लिए वो अलग से जैसे बजट इश्यू करते हैं। तो जब सरकार क्या करती हैं, जेंडर के बेसिस पर अगर बजट इश्यू करते हैं तो ऐसे बजट को हम क्या कहेंगे, जेंडर बजटिंग। ठीक है। और महिलाओं का जो सशक्तिकरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए सरकार ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट हमारा है मेंशन एनी टू लिमिटेशंस ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन, कि जो नकद विहीन लेन देन है उसकी कौन कौन सी 2 सीमाएं हैं, वो हमें ध्यान में बतानी है। हमको यहाँ पे 2 सीमाएं पूछी हुई, लिमिटेशन। तो देखिए, जब हम कैशलेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया में एक तरह से क्या है, इलिटरेसी, लोग एक तरह से अशिक्षित हैं। बार्टर सिस्टम हो सकता है, या फिर लोगों की जो बैंकिंग हैबिट है, ठीक है, वो एक तरह से क्या है, कम है। इस वजह से कैशलेस ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आती है। या फिर जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे कि दूध हम परचेज कर रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, तो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए एक तरह से क्या होता है, जो नकद विहीन लेन देन है वो काम नहीं करता है। तो ये इसकी एक तरह से लिमिटेशंस हो गई हैं। नेक्स्ट हमारा है पार्ट सी। इसमें 9 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सप्लेन एनी टू रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, और सीमांत उपयोगिता में कोई 2 संबंधों को हमको डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसका रेखा चित्र बनाएंगे, डायग्राम, तो जो टोटल यूटिलिटी कर्व है कुल उपयोगिता वगैरह से बढ़ता हुआ मैक्सिमम होने के बाद में कम हो जाएगा, ये टोटल यूटिलिटी कर्व होता है। और टोटल यूटिलिटी जहाँ से कम हो रही है उसके सामने हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ठीक है, वो यहाँ से जाना चाहिए। उसमें जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल कितनी होती है, 0 होती है। जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती हैं लेकिन पॉजिटिव होती हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव होती हैं तो टोटल यूटिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इनमें से कोई 2 रिलेशनशिप को हमको एक्सप्लेन करना है, कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता 0 है, कुल उपयोगिता बढ़ती हैं तो सीमांत उपयोगिता घटती है लेकिन धनात्मक है, और सीमांत उपयोगिता नेगेटिव, ऋणात्मक अगर हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटर्मिन होती हैं उसको हमको डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, जो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किस तरीके से होता है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ पे होगा, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति जहाँ पे बराबर होगी, उस पॉइंट पर क्या होगा, जो विनिमय दर है वो निर्धारित होगी। तो इसमें हमको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई, विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति को लेके हमको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन एनी 3 रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट द हेल्प ऑफ डायग्राम। औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में किन्हीं 3 संबंधों को हमको डायग्राम के द्वारा समझाना है। तो देखिए, औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध को दर्शाने के लिए हमको क्या करना है, पहले ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में हमारा ये सीमांत लागत है और ये हमारी औसत लागत है, एवरेज कॉस्ट।
जब सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट कम होती हैं तो एवरेज कॉस्ट औसत लागत भी कम होती है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट हम कह सकते हैं। दूसरा कि जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती हैं तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रही है, औसत लागत भी बढ़ रही है, लेकिन सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ती हैं एवरेज कॉस्ट से, औसत लागत से। और तीसरा रिलेशन यहाँ पे है कि जब एवरेज कॉस्ट औसत लागत न्यूनतम होती है, मिनिमम, तो मार्जिनल कॉस्ट जो सीमांत लागत है उसके बराबर होती है। सीमांत लागत और औसत लागत कब बराबर होते हैं? जब औसत लागत न्यूनतम होती है। जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है तो मार्जिनल कॉस्ट उसके इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारा है डिफाइन मार्केट इक्विलिब्रियम। हाउ इज द मार्केट इक्विलिब्रियम अफेक्टेड बाय चेंज इन डिमांड, एक्सप्लेन। तो देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम बाजार संतुलन का क्या अर्थ है और बाजार संतुलन पर मांग में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमको समझाना है। तो देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, जब मार्केट डिमांड और सप्लाई इक्वल होती हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। और डिमांड में अगर चेंज होता है तो उसका मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमको समझाना है। तो देखिए ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा सप्लाई कर्व है और ये दोनों यहाँ पे इक्वल हैं, तो ये एक तरह से इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई है, संतुलन की स्थिति हो गई है। अब हमको पूछा हुआ है कि मांग में परिवर्तन का इस संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डिमांड में अगर चेंज जाए तो डिमांड में चेंज होने का मतलब अगर डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मांग बढ़ने से मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा ऊपर की ओर, और मांग अगर कम होती है तो मांग वक्र हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या प्रभाव पड़े वो हमको समझाना है कि जब मांग कम हो जाती है तो प्राइस कम हो जाएगी, और जब मांग बढ़ती है तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसको हमको एक्सप्लेन करना है, दोनों को हम एक ही डायग्राम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन एनी फोर फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। जो व्यापारिक बैंक है उन्हें उनके कोई चार कार्यों को हमको समझाना है, क्योंकि देखिए 4 मार्क्स का पूछा हुआ है और 4 पॉइंट पूछे हुए हैं। तो कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं, तो 4 कार्य कौन से हो सकते हैं। व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो लोगों की जमा स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, पहला ये हो गया। दूसरा क्या करते हैं, ये एडवांसिंग लोन, ये ऋण देते हैं। तीसरा तीसरा इनका क्या कार्य है, लोगों को ये क्या करते हैं, एटीएम की फैसिलिटी देते हैं, लॉकर की फैसिलिटी देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरह से क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन हो गया, लोन देने का काम हो गया, लोगों की जो डिपॉजिट से जमा है उनको स्वीकार करने का काम हो गया, एटीएम की फैसिलिटी का काम हो गया, या फिर ये ग्राहकों के लिए अपनी जो सेवाएं हैं, ठीक है, इनके एजेंट के रूप में एक तरह से काम करते हैं। तो जो बहुत सारे कार्य हैं उनमें से हमको कोई 4 कार्य ही एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन एनी फोर मेजर्स टू रेमेडी द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। कि किसी अर्थव्यवस्था में अधिमांग जो मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है तो उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है वो हमको समझाना है। उसके कोई 4 पॉइंट लिखने हैं, 4 नीतियां कौन कौन सी है जिसके द्वारा हम इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड को कम कर सकते हैं, समस्या को। तो इसके लिए देखिए वो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी हैं, उसमें से हमको कोई भी 4 पॉइंट लिखने हैं। जैसे बैंक रेट लिख दी सबसे पहले, बैंक दर हो गई है। दूसरा हो गया हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया लिख दिया हमने। तीसरा हमने लिख दिया टैक्सेशन, सरकार की जो कर नीति है। और चौथा हमने लिख दिया पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सरकारी व्यय हैं। तो इन चारों के आधार पर हमको समझाना है कि सरकारी इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति है उसको कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा है 25 डिफाइन इन्वेस्टमेंट। निवेश क्या होता है उसको हमको परिभाषित करना है। एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। निवेश के किन्हीं 3 प्रकारों को हमको समझाना है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट का निवेश का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक कह सकते हैं कि जो कैपिटल पूंजी स्टॉक में वृद्धि करना एक तरह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। और इसके कोई 3 टाइप पूछे हुए हैं, तो 3 टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। एक होता है हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सार्वजनिक निवेश। दूसरा हमारा होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तीसरा हमारा होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमको कोई भी 3 जो है वो समझाना है। नेक्स्ट हमारा है हाउ वुड यू कैलकुलेट नेशनल इनकम विद इनकम मेथड, एक्सप्लेन।
राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो आय विधि के द्वारा कैसे की जाती है समझाना है। तो देखिए इनकम मेथड आय विधि में क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो अर्थव्यवस्था है, जो साधनों को, जो फैक्टर को इनकम मिल रही है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला हमारा है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा हमारा हो जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष, जिसके अंतर्गत लाभ आ जाता है, ब्याज आ जाता है और किराया आ जाता है। और तीसरा हो जाता है मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। और इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम आ जाती है, घरेलू आय आ जाती है। और इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA को भी अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगी। तो इस तरीके से इनको हमको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारा है गिव ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट विद इट्स डिफरेंट आइटम्स। कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन है, उसको हमको एक काल्पनिक उदाहरण की सहायता से समझाना है, इसकी जो विभिन्न मदें हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चार्ट है वो बनाएंगे। इस चार्ट में हम दो अकाउंट बनाएंगे। एक अकाउंट तो हमारा होगा करंट अकाउंट, ठीक है, सबसे पहले हम चालू खाता ले लेंगे। और दूसरा हमारा हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट से जो पैसा आएगा, जो हमको मिलेगा, ठीक है, उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और जो जाएगा उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। मतलब क्रेडिट का मतलब हमारे हो गया कि एक तरह से रिसिप्ट्स कितनी है वो इधर आ जाएगी, ठीक है। जो सारे एक्सपोर्ट्स होंगे, जैसे कि गुड्स का जो एक्सपोर्ट हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है, या फिर FDI अगर हमारे पास में आए, तो करंट अकाउंट में कौन कौन सा आ जाएगा, गुड्स, सर्विसेज। और जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं वो करंट अकाउंट में आ जाएंगे। अगर हमको पैसा मिला है तो उसको हम क्रेडिट साइड में, रिसीट्स में लिख देंगे। और पैसा जा रहा है तो उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे, पेमेंट में लिख देंगे। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें कौन कौन सी मदें होती है इसकी, ठीक है। चालू खाते में कौन कौन सी होती हैं, चालू खाते की मदें हमारी हो गई हैं, एक तो हो गई है वस्तुएं हो गई है, दूसरी हो गई हमारी सेवाएं, और तीसरा हो गया हमारा एक पक्षी हस्तांतरण। और पूंजी खाता जो है कैपिटल अकाउंट, उसमें हम क्या लगेंगे, अल्पकालीन उधार कितनी है, शॉर्ट रन बोरोविंग्स, लॉन्ग रन बोरोविंग्स, दीर्घकालीन उधार कितनी है, और जो गोल्ड है, ठीक है, वो कितना सेल किया है या उससे कितना पैसा मिला है, वो किसमें आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरीके से हमको ये केवल इसमें चार्ट बनाना है। इसमें दो अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आएंगे वो हमको लिखने, और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आएंगे। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व विद हेल्प ऑफ डायग्राम। कि जो इनडिफरेंस कर्व है उसकी तटस्थ वक्रों की किन्हीं 3 विशेषताओं को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो देखिए जो तटस्थ वक्र इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, उसकी 3 फीचर्स हम ले लेंगे। कि एक तो ये डाउनवर्ड स्लोप होता है, इनका ऋणात्मक ढाल होता है। दूसरा हो जाएगा कि ये मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और तीसरा नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, कि ये जो तटस्थ वक्र है वो कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो इन तीनों को लेके हमको एक्सप्लेन करना है। और में अगर हम देखें तो क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड शिफ्ट इन डिमांड कर। तो देखिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो किस वजह से होता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से। प्राइस अगर कम ज़्यादा होती है तो डिमांड कम ज़्यादा होगी, उसको हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी तो उसको हम कहेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अगर प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसी तरीके से शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होता है, प्राइस में चेंज नहीं होता है, जो अदर फैक्टर है उनमें चेंज होने की वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। वस्तु की कीमत स्थिर रहती है और अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र या तो दाईं ओर खिसक जाता है या बाईं ओर खिसक जाता है। अगर हमारा डिमांड कर्व राइट वर्ड खिसक जाएगा तो उसको हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि। और अगर हमारा जो ये मांग वक्र है वो बाईं ओर लेफ्ट वर्ड आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी। तो ये जो स्थितियां हैं उनको हमको समझाना है। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम।
कि जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है उसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाना है। तो देखिए जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वो क्या कहता है, फिक्स फैक्टर के साथ में वेरिएबल फैक्टर को अगर हम कंबाइन करते हैं तो एक टाइम के बाद में जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। और इसके आधार पर हमको इस ये डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम में इसकी जो तीनों स्टेज हैं, इन तीनों स्टेज को हमको एक्सप्लेन करना है। ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं, बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। सेकंड स्टेज को डिक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं, घटते प्रतिफल। और थर्ड स्टेज को क्या कहते हैं, तीसरी अवस्था को नेगेटिव रिटर्न्स, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। तो इन तीनों को हमको एक्सप्लेन करना है। अथवा में है और में एक्सप्लेन द मीनिंग एंड बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन विद हेल्प ऑफ ए शेड्यूल एंड डायग्राम। तो अभी हमने जो डायग्राम बनाया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, परिवर्तनशील अनुपातों में जो हमने डायग्राम बनाया है उसी डायग्राम को प्रयोग करके हम टीपी, एपी और एमपी को समझा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल, कि जो व्यापारिक बैंक हैं वो किस प्रकार से साख का निर्माण करते हैं। साख निर्माण की प्रक्रिया को हमको एक शेड्यूल, तालिका की सहायता से समझाना है। ठीक है, तो इसमें हम जमा ले लेंगे तालिका में कि कोई व्यक्ति जैसे बैंक में जमा कराता है 1,000 रुपये, बैंक क्या करते हैं उसका एक नकद कोष होता है, माना कि 10% वो अपने पास में रख के, और शेष जो बचा हुआ है 900 रुपये वो उधार दे देते हैं, और उधार देने वाले के खाते में इतनी ही वो जमाएं बढ़ा देते हैं, डिपॉजिट। और इस तरीके से जो प्रोसेस है, ठीक है, इसका भी अलग से वीडियो बना हुआ है, आप कंप्लीट प्रोसेस देख सकते हैं। फिर व्हाट आर मेन फंक्शंस एनी सिक्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए सेंट्रल बैंक, कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका केंद्रीय बैंक के रूप में कोई 6 कार्य जो हैं उनको हमको एक्सप्लेन करना है। तो रिजर्व बैंक के या फिर सेंट्रल बैंक के कोई भी 6 कार्य हमको लिखने हैं, कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, नए नोट इशू करता है, बैंकर्स बैंक होता है, और सारे बैंक जो होते हैं उनका वो निरीक्षण करने का काम करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट का बैंकर होता है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं उनमें से हमको किसी 6 कार्य हैं उनको समझाना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा और मॉडल पेपर हैं उसको डिस्कस करेंगे।